Today we will study class 10th NCERT SST chapter 1 and part 2. In part 1 we have discussed about nationalism in Europe and France and liberal nationalism. And in this part 2 we will study about economic liberalism. Economic liberalism, अभी लिबरलिज्म का जो मीनिंग हमने देखा था कि लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम, यानी हमें आज़ादी से मतलब होता है। लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर ऑल द क्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में हम देखते हैं ड्यूरिंग द 19th centuries the emerging middle class demanded the freedom of market and abolition of restriction on the movement of goods and capital imposed by the state। जब 19th century का की शुरुआत हुई तो उसके दौरान मिडिल क्लास के जो लोग आए उन्होंने डिमांड कर दी फ्रीडम की, किस चीज़ की स्वतंत्रता की, जैसे कि जो मूवमेंट का मतलब जो गुड्स का मूवमेंट था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो उन पर जो टैक्स लगा दिया जाता था और उस पर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज करने में टैक्स लगाना, तो इसकी उन्होंने स्वतंत्रता चाही कि हमें अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे देश ले जाना है, तो उसके लिए वो स्वतंत्रता चाहते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट करेंसी एंड द डिफरेंट सिस्टम ऑफ वेट एंड लेंथ मेजरमेंट क्रिएटेड मैनी डिफरेंट सिस्टम ऑफ वेट एंड प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडर्स। और उस समय क्या था कि जो जितने भी व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए एक समस्या ये थी कि उनकी जो करेंसी थी और जो वेट एंड लेंथ यानी मेजरमेंट के जितने भी जो पैमाने थे वो भी डिफरेंट हुआ करते थे, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में डिफरेंट हो जाते थे और उनकी करेंसी भी चेंज हो जाती थी। तो फॉर एग्जांपल इन द जर्मन स्पीकिंग एरियाज ऑफ यूरोप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century देयर वेर अबाउट 39 प्रिंसली स्टेट। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि जर्मन में के कुछ यूरोप के जो एरिया थे उसमें 19th century के हाफ में देयर वेर 39 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ईच हैविंग इट्स ओन करेंसी एंड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। सभी जितने भी प्रिंसली स्टेट थे 39, सभी स्टेट का अलग अलग तो करेंसी थी और सभी का जो वेट एंड मेजर था वो सभी डिफरेंट था, सबका अलग अलग था। ए ट्रेडर ट्रैवलिंग फ्रॉम हम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग in 1833 had to cross 11 barriers and paid to a custom duty of 5% for each barriers। और उसमें जब भी कोई भी ये यात्री हम्बर्ग से यदि न्यूरेमबर्ग की ओर जाता था, जब 1833 की बात है ये, तो उसे 18 बैरियर को पार करना पड़ता था, 11 बैरियर को पार करना पड़ता था और उसे 5% ड्यूटी देनी पड़ती थी हर बैरियर पर। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितना स्पेंड करना पड़ता था व्यापार के लिए जब यूरोप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यूटीज़ वेर लिविड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और उनकी जो मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो सभी का अलग अलग था। दिस एंटायर प्रोसेस वाज एक्सट्रीमली टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग। और ये सारी जो प्रोसेस थी उनकी, एक तो उसमें टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होता था और पैसा भी कंज्यूम होता था। ऑल दिस लीड टू द डिमांड for creation and unified economic territory by various business classes of smooth movement of goods। इसलिए इन सभी की चीज़ों को देखते हुए लोगों ने फिर डिमांड कर दी, जितने भी बिजनेस क्लासेस के लोग थे उन्होंने सभी ने ये डिमांड कर दी कि हम अपनी गुड्स को स्मूथली मूव कर सकें और पैसे को, मनी को, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस डिमांड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन ऑफ ज़ोल्वेरिन इन 1834 बाय द कम्बाइंड एफर्ट ऑफ प्रसा एंड जर्मन स्टेट। तो ये डिमांड प्रसा और जर्मन स्टेट के दोनों ने मिलाकर जो प्रयास किया था, तो उससे उनका उस डिमांड का परिणाम ये हुआ कि फॉर्मेशन भी हो गया दिस कस्टम यूनियन एबोलिस। और ये जो कस्टम यूनियन एबोलिस हो गया था द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2। और इसका जो टैरिफ बैरियर्स मीन्स जो सीमा शुल्क लगता था उसको भी घटा दिया गया था, वो 32 से 2 कर दिया गया था। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्ट्रेंथनिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। और रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ उसके विस्तार से भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और नेशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद जो न्यू कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़िवादिता। तो सबसे पहले हम रूढ़िवादिता का मीनिंग देखेंगे। रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव्स इज अ पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल टेंडेंसी टू
प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ ए थिंग। कंजर्वेटिज्म वह है जैसे कि जब हमारी जो पॉलिटिकल जो धार्मिक भावनाएं हैं वो क्या करती हैं कि उनके द्वारा ही हम धार्मिक भावनाओं को जितने भी जो पारंपरिक जो चली आ रही है परंपरा से पुरानी रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं तो उनको हम स्थायित्व रखते हैं, उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो मॉडर्नाइजेशन को तो बिल्कुल मना रिजेक्ट कर दिया जाता है कि और ना ही किसी सुधारवाद की कोई इसमें कल्पना की जाती है कि कोई सुधार हो, यानी पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को ही रखा जाता है, उसी को ही विस्तार किया जाता है। तो इस ये क्या होता है कि इसमें एक तो जो स्लो जो चेंजेस होते हैं वो तो स्लोली होते हैं और इसमें कोई भी रिवॉल्यूशनरी या रैपिड चेंजेस होते नहीं हैं इस न्यू कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग। तो न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर नेपोलियन के बाद जो यूरोप में न्यू कंजर्वेटिज्म है उसके बारे में देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट हु हैड captured major part of Europe got defeated in Battle of Waterloo in 1815। नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी यूरोप का पार्ट जिसने कैप्चर कर लिया था, लेकिन वो वाटरलू के युद्ध जो कि 1815 में हुआ था उसमें हार गया था। द बैटल वाज फॉट बिटवीन नेपोलियंस आर्मीज एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ ब्रिटेन एंड प्रशा। और जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटेन और प्रशा की कंबाइंड आर्मी और नेपोलियन के बीच हुआ था। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशा, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया who all were against नेपोलियन। जब ये नेपोलियन जब डिफीट हो गया था तो जो यूरोपियन पावर्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे यानी ब्रिटेन, रसा, प्रशा और ऑस्ट्रिया के, वो सभी नेपोलियन के अगेंस्ट थे, विरोधी थे। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी थी वियना में, यूरोप में। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिस होस्टेड द कांग्रेस एंड द डेलीगेट ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। उस समय जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैट्रिच थे उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने वियना की जो समझौता हुआ था वो भी उन्होंने उसका भी प्रतिनिधित्व किया था 1815 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीटिंग एंड द ट्रीटी वाज टू रिवाइव द मोनार्कीज एंड हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय द नेपोलियन। और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट ये था उस समय, जो नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसने सारी जो राजाशाही प्रथा थी वो सब बंद कर दिया था, सबको रिमूव कर दिया था। तो उनका जो वियना में जो मीटिंग रखी गई थी उनका यही उद्देश्य था कि वापस लाई जाए और न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर इन यूरोप, उसमें ये रूढ़िवादिता उन्होंने लागू कर दी थी फिर यूरोप में। डिफरेंट डिसीजन टेकन बाय द कांग्रेस ऑफ वियना। The Treaty of Vienna reserved most of the changes that Napoleon made in his area। जो चेंजेस हुए थे वियना की संधि के बाद वो इस प्रकार से थे। फर्स्ट, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रेस्टोर्ड टू पावर विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बॉर्बन की जो डायनेस्टी थी उसकी तो पावर को वापस लौट आई थी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब जो पद से हटा दी गई थी तो उस समय ये पावर इसकी वापस आ गई थी। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्सिड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस ने जो टेरिटरीज को लॉस कर दिया था जो नेपोलियन के अंडर में थी। और तीसरा था ये सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। और जो स्टेट की जो सीरीज़ थी ये सेटअप हो गई थी ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस की बाउंड्रीज पर जो सेटअप हो गई थी उसका टू प्रिवेंट फ्रांच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। उसका उद्देश्य था कि फ्यूचर में फ्रांच का जो एक्सपेंशन होगा उसको रोका जाए। टेरिटोरियल चेंजेस इन यूरोप ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के जो दौरान जो यूरोप में हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें टेरिटोरियल चेंजेस हुए थे वो इस प्रकार से था। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोविजन मेड इन द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 द फॉलोइंग टेरिटोरियल चेंजेस टुक प्लेस। नंबर 1, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। जो नीदरलैंड का किंगडम था, बेल्जियम के साथ साथ जो नीदरलैंड का किंगडम था वो नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया था। जिनेवा वाज इंटीग्रेटेड टू प्रीडोमिनेंट इन द साउथ। और जिनेवा को साउथ में आगे इंटीग्रेटेड कर दिया गया था। ए पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू रशा। और रशा को एक हिस्सा पोलैंड का दे दिया गया था। ए पार्ट ऑफ सैक्सोनी
वाज गिवन टू प्रशा, और प्रशा को सैक्सोनी का एक हिस्सा दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया वाज गिवन टू नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया दे दिया गया था। द गिवन कॉन्फेडरेशन इंक्लूडिंग 39 स्टेट वाज सेट अप बाय द नेपोलियन। 39 स्टेट्स, और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो 39 स्टेट थे वो नेपोलियन के द्वारा सेटअप्स थे, वाज लेफ्ट अनटच्ड, वो अनटच्ड रहे थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स, जो द conservatives who drafted the Treaty of Vienna in 1815 wanted to maintain the traditional institution of the state and the society। जो ट्रीटी ऑफ वियना के दौरान जो कंजर्वेटिव्स थे 1815 में, वो ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, समाज में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन चाहते थे, सच एज मोनार्की, द चर्च, सोशल, हर चीज़ ईटीसी। जैसे वो चाहते थे कि एक राजाशाही प्रथा हो, चर्चेज हो, सोशल हर चीज़ हो, ये सभी चाहते थे। मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स बिलीव द मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल दिस दे वांटेड द फॉलोइंग चेंजेस। और ज़्यादातर कंजर्वेटिव बिलीव करते थे मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करती, शक्ति प्रदान करती है। एंड फॉर दिस दे वांटेड द फॉलोइंग चेंजेस, इसलिए वो इस प्रकार के चेंजेस चाहते थे। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न आर्मी। एक तो मॉडर्न आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट हो, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, और डायनामिक इकोनॉमी हो, और एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम, और फ्यूडलिज्म और सर्फडॉम का एवोल्यूशन हो, समाप्ति हो। तो इस प्रकार से ये न्यू कंजर्वेटिज्म के उद्देश्य ये रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक, द बिहेवियर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म regimes। The conservative rules formed in 1815 was oppressive। इसमें जो 1815 में स्थापित जो कंजर्वेटिव रूल थे, उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल निरंकुश थीं। All the regime set up, all the result of the Treaty of Vienna in 1815 were intolerant towards criticism and dissent। और वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए। उनका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटक और गीतों के में व्यक्त कर उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों मतलब लिबरलिज्म को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई जो कंजर्वेटिव व्यवस्था थी, उसमें आलोचक जितने भी थे, उनके क्रिटिसाइज़ करने वाले, उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए, नेशनलिज्म के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और एक उनका जो मेन उनका पर्पस था, जो वो आज़ादी चाहते थे, वो एक तो चाहते थे प्रेस की आज़ादी, जो प्रेस की आज़ादी से मतलब था उनका। द रिवोल्यूशनरीज, the fear of repression by the ruling conservative forced the liberal nationalist to go underground। 1815 के बाद जब ये वर्षों में जो के दमन के भय से अनेक जितनी भी लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, ये सभी लोग आए, तो उन्हें बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया गया था। बहुत सारे जितने भी यूरोपीय राज्य थे, उसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने गुप्त संगठन उभर कर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य की जो स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। गॉसिप मेजिनी, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर था, जो गॉसिप मेजिनी था, जो रिवोल्यूशनरी था। तो मेजिनी वाज बोर्न इन 1807 इन जेनेवा, इटली। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। तो मेजिनी जो था 1807 में जेनेवा, इटली में पैदा हुआ था, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी का मेंबर था। एट द एज ऑफ 24 इन अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831। जब वो 24 वर्ष की एज में उसने क्रांतिकारी में जब
हिस्सा लिया तो उसे एग्जाइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया 1831 में। आफ्टर दैट ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, उसने 2 भूमिगत अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का निर्माण कर दिया। फिर देवर यंग इटली इन मार्सलीज एंड यंग यूरोप इन वर्ण, जो कि यंग इटली और यंग यूरोप में वर्ण में थी। मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड intended nation to be the natural units of mankind. He did not want Italy to be a पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। वो मतलब ये चाहता था कि ईश्वर ने सभी नेशन को एक नेचुरल यूनिट के रूप में चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि इटली जो है छोटे छोटे हिस्सों में बट के रह जाए, छोटे छोटे राज्य का एक पैचवर्क की तरह बन जाए। फॉलोइंग ए मैनी सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, उसके लिए कई सोसाइटी ने उसको फॉलो किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड ने। द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैट्रिच डिस्क्राइब्ड मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर जो ड्यूक मैटरनिक था, उसने मैजिनी को तो एक सबसे बड़ा शत्रु बताया सोशल ऑर्डर का। The age of revolution. During the period of 1830-1848, Europe went through great socio-political tension. जब 1830 और 48 का समय था, उस समय यूरोप में सोशल और पॉलिटिकल टेंशन का समय था। On one side, conservative regime had been trying to maintain their power, and while the other side, the revolutionary had been working hard to bring the spirit of liberalism and nationalism in Europe. उस समय एक तो कंजर्वेटिव आइडिया लागू हो गया था, उन्होंने अपनी पूरा पावर को मेंटेन करना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, ये भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यूरोप में लाने के लिए ये भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वर एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, लेकिन ज़्यादातर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो एजुकेटेड और मिडिल क्लास पीपल थे, सच एज जैसे कि कुछ प्रोफेसर, कुछ स्कूल टीचर, कुछ क्लर्क और बिजनेसमैन थे। इसके बाद है जुलाई रिवॉल्यूशन। इट वॉज द फर्स्ट मेजर इवेंट इन द सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप। इन इटली 1830 द Bourbon kings were outthrown by liberal revolutionaries and they established a constitutional monarchy with Louis Philippe as their head. उस समय मेजर इवेंट था रिवॉल्यूशनर की सीरीज़ में, जो जुलाई का जो घटना थी, काफ़ी बड़ी घटना थी। उसमें क्या हुआ था 1830 में कि जो बॉर्बन का किंग था उसको तो हटा दिया गया था लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और एक जो नया जो मोनार्की था, राजा था लुइस फिलिप, उसको हेड बना दिया गया था। दिस रिवॉल्यूशन लेड टू द अपराइजिंग इन ब्रसल्स which resulted in the separation of Belgium and United Kingdom of नीदरलैंड ऑन 4 अक्टूबर 1830। तो उससे क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन अपराइजिंग हुआ था ब्रसेल्स में, और उस समय उसका परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट कर दिया गया था, नीदरलैंड की यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट कर दिया था 4 अक्टूबर 1830 में। इसके बाद द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ग्रीक वॉर was ruled by the Ottoman Empire since 15th century। 15वीं शताब्दी से ऑटम एम्पायर के अधीन था ग्रीक। ग्रीक स्टार्टेड देयर स्ट्रगल इन 1821 विद द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप। ग्रीक ने अपना स्ट्रगल 1821 से स्टार्ट कर दिया था, जब रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का जब यूरोप में राइज हुआ था, उसी समय से उन्होंने शुरू कर दिया था। ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड द पीपल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप केम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ग्रीक थे जो वो एग्जाइल बाहर रहते थे देश के, एंड पीपल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप वो आगे आए और सपोर्ट किया इनकी स्वतंत्रता के लिए, और युद्ध भी किया, लड़ाई भी की। वेरियस आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स आल्सो सपोर्टेड द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और जितने भी राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे, वो भी उन्होंने भी सपोर्ट किया मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट आकर, उन्होंने भी नेशनलिज्म का सपोर्ट किया। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन नॉट ओनली कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम द ग्रीक बट आल्सो बेंट टू पार्टिसिपेट इन वार। और एक जो बायरन नाम का जो पोइट था, उसने ग्रीक से केवल फंड ही इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उसने युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया। वर ही डाइड ऑफ फेवर इन 1824, और 1824 में उनका फेवर करते हुए, युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832। द ग्रीक
बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन। और अंततः क्या हुआ, जो कंस्टेंटिनोपल की जो समझौता था 1832 में हुआ था, उसमें ग्रीक एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया था। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। The wave of nationalism did not propagate much due to war and territorial expansion, but artists, poets, and writers played a significant role in the development of nationalist feeling among the common people. नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी, यो रोमांटिक इमेजिनेशन बता रहे हैं इसमें नेशनल फीलिंग की, इसमें केवल इसमें युद्ध करने को लेकर ही नहीं था, इसमें केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स के लिए कुछ इसमें आर्टिस्ट, पोएट और राइटर्स ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन ऑफ सच पोएट अमंग देम वाज जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उसमें से जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो कि एक पोएट था, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ही वाज ए जर्मन फिलोसोफर। He said that true German culture could be discovered among the common people and true spirit of the nation could be popularized through folk song, folk music, dance and poetry. जर्मन फिलोसफर था वो, उसका ये मानना था कि हम जर्मन जो ट्रू जर्मन कल्चर ये डिस्कवर करता है कि जो कॉमन पीपल हैं उनके बीच में नेशन की जो भावना है वो हम फोक सॉन्ग, फोक म्यूज़िक, डांस और पोइट्री के माध्यम से जगा सकते हैं। अदर वर कैरोल कर्पिंस्की एंड ग्रिम ब्रदर्स। कैरोल यूज्ड टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। इसके बाद दो और जो पोएट्स आए, उन्होंने भी जो नेशनल स्ट्रगल किया था उसमें वो लोग ओपेराज और म्यूज़िक के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे। इट रिजल्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फोक डांसेस एज नेशनल सिंबल। इससे के परिणाम स्वरूप का हुआ कि उनका जो फोक डांस था, जो लोक नृत्य था, वो एक नेशनल सिंबल बन गया था। ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड वेरियस फोक टेल्स एंड ट्रैवलिंग टू वेरियस प्लेस टू पॉपुलराइज देम। और जो ग्रिम ब्रदर्स आए थे, उन्होंने क्या किया कि काफ़ी जो फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी, उनको इकट्ठा किया, कई जगह जा जाकर घूम कर आए। तो नेशनलिज्म के लिए उन्होंने कई नेशनल फीलिंग को लाने के लिए उन्होंने इकट्ठी की कई प्रकार की कहानियाँ। व्हेन रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड इट फोर्सली इम्पोज्ड रशियन लैंग्वेज ओवर पोलिश पीपल। जब रशिया पोलैंड ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो इट फोर्सली इम्पोज्ड रशियन लैंग्वेज ओवर पोलिश पीपल। तो उसको पोलिश पीपल को, अब जब रशिया ने क्या किया था, पोलैंड पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उनको फोर्सली कहा गया था पोलिश पीपल को, क्योंकि पोलैंड में लोग पोलिश बोलते थे, तो क्योंकि रशियन लैंग्वेज बोला करें। बट सून द क्लर्जी इन पोलैंड मेड दिस इश्यूज एज ए वीपन अगेंस्ट द रशियन। लेकिन तुरंत ही वहाँ के क्लर्जी ने, जो पोलैंड का था, उसने एक इशू बनाया और उसने रशियन के अगेंस्ट एक हथियार की तरह, वो वेपन की तरह काम में आया, उसने उसका बहिष्कार कर दिया था। So the decade of 1833 is the known as the period of revolutionary attempt in Europe. It was also the period of hardship and hunger. उस समय ये 1830 का जो समय था, वो रिवोल्यूशनरी अटैम्प्ट था की तरह था, यूरोप में क्रांति का पीरियड था, और उस समय काफ़ी हार्डशिप और हंगर, भूखमरी भी आ गई थी और कठिनाइयाँ भी थी। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन यूरोप। जो 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी का पीरियड था, यूरोप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज रिजल्टिंग इन स्लम डेवलपमेंट, हार्डशिप ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, हैंडलूम्स वर्कर्स ड्यू टू टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। उस समय क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो गया था, लोगों का माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने लगा था। और जब इस सिटीज़ से लोग गांव से शहरों में जाने लगे थे, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा शहरों में गांव से जब लोग गए तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो वो स्लम एरियाज़ में जाकर इकट्ठे हो गए थे सभी लोग। तो उस समय में बिजनेस में भी हार्डशिप, कठिनाइयाँ आई। जितने भी हैंडलूम वर्कर्स थे, तो उनको क्या है कि हैंडलूम वर्कर्स को भी काफ़ी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में, इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज स्थापित हुई थी, उनसे कपड़ा का, टेक्सटाइल का निर्माण होने लगा था। काफ़ी अच्छा कपड़ा, मतलब वो सस्ते दामों में कपड़ा दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हैंडलूम वर्कर्स को भी कठिनाई है। तो इस प्रकार से जो कंडीशन थी किसानों की भी ख़राब हो गई थी। और उस समय अंडर द अरिस्टोक्रेट्स वर सम ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द इंडिकेट्स इंसिडेंट्स ऑफ 1848।
अब पीजेंट्स अपराइजिंग 1848 फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो पीजेंट्स अपराइजिंग को लेकर था, वो 1848 में हुआ था। फूड स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स्ड द पब्लिक ऑफ पेरिस टू कम आउट ऑन रोड्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द किंग ऑफ फ्रांस लुइस फिलिप रेन अवे फ्रॉम द पेरिस। उस समय क्या हुआ था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रोज बेरोजगारी आ गई थी तो लोगों के पास भोजन की समस्या आ गई थी। भोजन की समस्या आने से क्या हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो वहाँ का जब लोग सड़कों पर आ गए तो वहाँ का किंग था जो लुइस फिलिप था, तो वो पेरिस छोड़कर भाग गया। Consequently, the National Assembly declared France as a रिपब्लिकन स्टेट। और फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली ने फिर फ्रांस को एक रिपब्लिकन स्टेट घोषित कर दिया था। इट ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मेल्स अबव 21 ईयर्स एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क। उसमें ये भी था कि जो 21 वर्ष के जो से ऊपर के जो युवा थे उनको सफरेज यानी वोट देने का अधिकार हो गया था और उनको जो वर्क करने का भी अधिकार हो गया था। नेशनल वर्कशॉप वाज सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक। और फिर उन्होंने एक नेशनल वर्कशॉप का भी सेटअप कर दिया था ताकि लोगों को उनको जो बेरोजगारी थी जिससे उनको रोजगार मिल सके, तो नेशनल वर्कशॉप आयोजित हो गई थी। तो दिस फरवरी रेवोल्यूशन 1840 रिजल्टेड इन द रिमूवल ऑफ द मोनार्क एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिकन फ्रांस। तो उस समय जो फरवरी का जो रेवोल्यूशन था तो उसमें मोनार्क का रिमूवल हो गया था और रिपब्लिकन फ्रांस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। फिर इसके बाद आए जब ये सेलिसिया रिवोल्ट हुआ 1845 में, तो इसमें बीवर्स अपराइजिंग, बीवर्स माने होता है बुनकर, जो भी थे इन्होंने भी पहले क्या होता था कि जो वीवर्स थे कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे उनके ठेकेदार, वो उनको कच्चा माल प्रोवाइड करते थे और बदले में जब ये उनकी जो मेहनत की जो उन्हें जब ये कपड़ा बना के देते थे तो वो काफ़ी कम लो प्राइस में खरीदते थे उनसे कपड़ा। तो द कंडीशन ऑफ बीवर इन ब्लेस सिलीसा वाज एक्सट्रीमली मिजरेबल। तो सिलीसा गांव में जो उनकी जो दयनीय स्थिति हो गई थी इस वजह से, तो इसलिए फिर क्या हुआ एक दिन कि एक जब कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने कहा तो एक बार लार्ज क्राउड जाके कॉन्ट्रैक्टर के घर पर जाकर इकट्ठी हो गई और उनकी पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके घर को नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद उसने जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग गया तो फिर उसने नेक्स्ट डे सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाया, तो सिक्योरिटी पर्सनल ने 11 बुनकर को 11 वीवर्स को शॉट डाउन कर दिया था, मार गिराया था। इसके बाद 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स का रिवॉल्यूशन 1848 में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड representative from middle class personals, businessmen, professors, artisans gathers to take their place in Frankfurt Parliament, convinced in the Church of St. Paul in the city of Frankfurt in Germany। 18 मई 1848 की बात है जब वहाँ 831 लोग रिप्रेजेंटेटिव जो मिडिल क्लास के लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए, जैसे कि उसमें से कुछ प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस, आर्टिशंस थे, सभी इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि कन्विंस हुआ था एक चर्च सेंट पॉल सिटी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हो रहा था। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी headed by a monarchy subject to the parliament, but the crown of king of Prussia Friedrich Wilhelm IV rejected this provision and dismissed the assembly। वो चाहते थे कि जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन का कि वहाँ पर जो कि पार्लियामेंट के जो मोनार्की के अधीन थी उस समय, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते थे। तो उस समय क्या था कि जो प्रशा के राजा और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उन्होंने इस प्रोविज़न, इस असेंबली को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ द मोनार्च एंड ट्रूप, इनकी सहायता से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। दिस असेंबली डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट एंड वर्कर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम द मिडिल क्लास। और इस असेंबली में उन्हें ना तो सपोर्ट मिला पीजेंट्स का और ना ही वर्कर्स का, क्योंकि सभी लोग जितने भी थे वो मिडिल क्लास के थे। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, वुमेन टू प्लेड एन एक्टिव रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ यूरोप। औरतों ने भी काफ़ी नेशनलिस्ट स्ट्रगल में यूरोप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दे फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। उन्होंने भी न्यूज़पेपर का फाउंड किया, इसके अलावा पॉलिटिकल एसोसिएशन का भी गठन किया और इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग में और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी अपना एक्टिव पार्ट निभाया। द फीमेल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लुइस ऑटो पेटर्स फाउंडेड ए वुमेन जर्नल
एंड अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। उसमें से एक फीमेल एक्टिविस्ट थी लुइस ओट्टो पेरिस, जो कि 1995 का इसका बर्थ था। उन्होंने एक वुमेन जनरल थी और एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बावजूद भी उस समय क्या है, औरतों को अधिकार नहीं दिया जाता था। उस समय उन जैसे जितने भी जो सामंत लोग थे या धनी व्यक्ति थे, और उनको ही केवल सफ्रेज का अधिकार था, यानी वोट डालने का या जो भी राइट थे सभी उन्हीं के पास हुआ करते थे। जितने भी जो पुअर पीपल हुआ करते थे या गरीब लोग या औरतें हुआ करती थी, उनको डिनाइड ये सभी राइट नहीं थे। दे वर अलाउड ओनली टू ऑब्जर्व। उन्हें ये कह दिया गया था कि तुम केवल जो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो गैलरी होती है उसमें जाकर खड़े होकर एक विजिटर के रूप में आप ऑब्जर्व करें। सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ लिबरल्स। मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास ऑफ जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। उस समय मैन वुमेन और लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया एम्पायर, ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे। दे वांटेड टू क्रिएट ए नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। वे चाहते थे कि एक नेशनल स्टेट का निर्माण हो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल सिद्धांतों के आधार पर। दे वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम एसोसिएशन। और वे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, प्रेस की फ्रीडम चाहते थे और एसोसिएशन की फ्रीडम चाहते थे। एंड इन अवर पार्ट थर्ड, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड Italy, we will conduct. Thank you.